यार ये कहाँ से आ गया। ये मेरी फेवरेट एनिमे, मुझे डेथ नोट बहुत पसंद है, ड्रैगन बॉल जी मुझे बहुत पसंद है। हम्म So is Sean Carroll a respected physicist in scientific community? Okay. So Sean Carroll के बारे में so Sean Carroll के एक से ज्यादा एराज आप कह सकते हो हैं। उसका वर्क ऑन क्या था, कॉस्मोलॉजी, और वो वर्क नो डाउट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड वर्क है। इनफैक्ट 2 साल पहले की बात है कि मुझे ये पता लगा था कि एक पॉसिबिलिटी है कि शॉन कैरल को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है अपने उस काम की वजह से जो कि उसने कॉस्मोलॉजी में किया था, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। लेकिन अब शॉन कैरल का ये जो नया आप कह सकते हो रूप है, वो ये है कि ही इज़ मोर इनटू फिलॉसफी और ही वांट्स टू डू वर्क ऑन क्वांटम फाउंडेशंस। सो क्वांटम फाउंडेशंस के इर्द गिर्द अभी जो रीसेंट नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, उसकी वजह से कुछ हद तक स्टिग्मा खत्म हुआ है क्वांटम फाउंडेशंस के इर्द गिर्द, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको एक बड़ी अलग निगाह से देखा जाता है क्वांटम फाउंडेशंस करने को, बिकॉज ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इट्स नॉट फिजिक्स जस्ट फिलोसफी। लेकिन इस नोबेल प्राइज की वजह से ये जो लास्ट मिला है एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और जाइलिंगर को, इसकी वजह से कुछ हद तक स्टिग्मा खत्म हुआ है। तो लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक स्टिग्मा है, जो खास तौर पे जो पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, हाई एनर्जी थ्योरिस्ट हैं, जो वो इसको सही निगाह से नहीं देखते हैं। तो शॉन कैरल के बारे में इसलिए आपको ना मिक्स्ड व्यूज़ मिलेंगे ज़रा, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि शॉन कैरल जो अब कर रहा है वो फिजिक्स शायद नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि आई थिंक वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि बहुत नया है, अपनी इन्फेंसी में है, और आई थिंक इतनी इन्फेंसी में नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू हाई एनर्जी फिजिक्स फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी इन्फेंसी में है अभी काम अपना, वो वाला। तो या उसके बारे में आपको मिक्स व्यूज मिलेंगे, बट आई थिंक आई रिस्पेक्ट हिज वर्क, इट्स वेरी गुड वर्क। और जो आप पॉपुलर साइंस बुक की बात कर रहे हो, द बिग पिक्चर, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। तो या आई रियली लाइक दैट बुक, द बिग पिक्चर जो है इसकी बुक। कैन यू टॉक अ बिट अबाउट मैनी, आई थिंक यू आर मच बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट मैनी वर्ड्स। आई हर्ड इट फ्रॉम मार्वल मूवीज। ओके, ठीक है, it's fine. I mean, you can talk about it if you want, but मैं बता सकता हूँ उसके बारे में कि है क्या। मैनिमल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है, वो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो ये कहती है कि वेव फंक्शन जो है, क्योंकि अगर आप इसके लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत बेसिक्स का पता होना चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ। सो क्वांटम मैकेनिक्स में जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है, उसमें ये होता है कि जब व्हेन यू मेक अ मेजरमेंट, तो द वेव फंक्शन एक्चुअली कोलैप्सेस, वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं होता, और वो ये कहते हैं कि होता ये है कि जब आप मेजरमेंट मेक करते हो, तो द यूनिवर्स एक्चुअली स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट ब्रांचेस में वो स्प्लिट कर जाती है, और हर पॉसिबल आउटकम जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में रियलाइज होता है। पाकिस्तान में एमफिल करना कैसा, क्योंकि अरे तंग करने आया मुझे आज सिर्फ। ओके, इट्स फाइन। ओनली करना कैसा, क्योंकि थियोरेटिकल वर्क होता है ओनली। वेल, अगर पाकिस्तान में सिर्फ थियोरेटिकल वर्क भी होता हो तो क्या ही बात थी, लेकिन थियोरेटिकल वर्क जिस क्वालिटी का होता है वो मैं क्या बात करूँ उसके ऊपर। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, खासतौर पे अगर आप हाई एनर्जी फिजिक्स करना चाहते हो तो वो तो नहीं होता। हाँ, ओके, सो हियर्स द थिंग। पाकिस्तान में जो फॉर एग्जांपल सर्न से जो डेटा आता है, कुछ लोग हैं जो उसका डेटा एनालिसिस करते हैं, दैट्स ट्रू। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने ये देखा हुआ है कि एनसीपी जो है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पे कुछ लोग करते नहीं हैं ये काम, ठीक है ना। लेकिन उसको अगर आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहना चाहो तो यस, वो होता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक्सेलरेटर्स क्वालिटी के नहीं हैं, तो यस, वो एक्सपेरिमेंटल काम नहीं हो सकता। इस तरह के एक्सपेरिमेंटल काम होते हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल। तो इट्स मोर लाइक इंजीनियरिंग, पता नहीं इसको फिजिक्स कहना चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जांपल, ये कई मेरे अपने डिपार्टमेंट में कई सारे लोग थे जो कि सरफेस फिजिक्स के ऊपर काम करते थे, फिल्म डेपोजिशन के ऊपर, स्पटरिंग के ऊपर, इस तरह की चीज़ों पे काम करते थे। तो उसका तो इक्विपमेंट है उनके पास, इस तरह की एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होती है। बट ये हाई एनर्जी फिजिक्स की एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नहीं होती। फिर आ गया सर, why don't physicists take time to learn about EFTs? I don't know. Yeah, this is what I also want to be the case. इस फिजिसिस्ट को EFTs लर्न करनी। बाय द वे, अगर किसी को EFT का नहीं पता तो इट्स कॉल्ड इफेक्टिव फील्ड थ्योरी। इफेक्टिव फील्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि तमाम एनर्जीज पे आपको सही आंसर नहीं देगी। तमाम का मतलब है कि आर्बिट्रेरली हाई एनर्जीज तक, बल्कि कोई एनर्जी कट ऑफ ऐसा होता है जहां तक वो आपको सही आंसर दे सकती है, सही प्रेडिक्शंस दे सकती है,
लेकिन उससे आगे की एनर्जीज की अगर आप बात करोगे तो इट्स नॉट अ गुड थ्योरी फॉर दोज एनर्जीज, ठीक है। इनफैक्ट कुछ ऐसी थ्योरीज है, फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी हुई है ना, बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स, और अगर आपने बीटा डिके के बारे में स्टडी किया है, तो शायद आपने एक थ्योरी के बारे में स्टडी किया हो जिसको जिसको कहते हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप इस एग्जांपल को भूल जाओ जो मैं देने लगा हूँ। अगर आपने पढ़ी हुई है तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि द फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके है, दैट्स एन इफेक्टिव फील्ड थ्योरी। और एक्चुअली उसी फील्ड थ्योरी, इसकी इफेक्टिव फील्ड थ्योरी की जो एक्सटेंशन है, दैट्स सलाम वाइनबर्ग मॉडल, जो कि इलेक्ट्रोफिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो फर्मी थ्योरी इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ एन इफेक्टिव फील्ड थ्योरी। सो ये कह रहे हैं कि व्हाई डोंट फिजिसिस्ट टेक टाइम टू लर्न इफेक्टिव फील्ड थ्योरी गिवन द फैक्ट देयर इज रेंज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ वीएफटीज इन मेनी फील्ड्स ऑफ थ्योरी। या आई नो। सो कई दफ़ा लोग इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज नहीं पढ़ते, मुझे ये भी समझ आ रही है तुम स्पेसिफिकली किसको कह रहे हो, लेकिन या वाइडर ऑडियंस, सॉरी वाइडर नंबर ऑफ जो हैं वो, उनके बारे में ये बात ठीक है कि इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज वो स्टडी नहीं करते। Okay, kindly discuss some research topics of string theory. Maximum string theorists busy in, well, ADS-CFT पे सिर्फ string theorists busy नहीं है, ADS-CFT पे condenser errors भी काम करते हैं, इनफैक्ट CFTs पे तो mathematicians भी काम करते हैं। So maximum string theorists busy in ADS-CFT, I think that was true some years ago. अभी भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं ADS-CFT पे, that's true. बट ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ADS-CFT पे काम कर रहे हैं। हियर्स द थिंग, मैं आपको बात बताता हूँ, आई थिंक शायद मैंने बात नहीं की या अभी तक किसी चैनल पे कहीं पे भी या पेज पे। वो ये है कि देयर इज दिस पर्टिकुलर एरिया जिससे काफ़ी स्ट्रिंग थ्योरिस्ट डरते हैं वहाँ पे जाने से, क्योंकि इट्स वेरी वेरी हार्ड। मेरा अपना एडवाइजर भी यही कहता है कि इट्स रियली हार्ड, लेकिन वो भी वो स्टडी ज़्यादा करना चाहता है, मैं भी ज़्यादा स्टडी करना चाहता हूँ वो, और बहुत से और लोग। वो है स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी। स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी इज सो हार्ड, और इसके ऊपर प्रोग्रेस आई थिंक जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन दे आर वेरी 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 हार्ड। स्ट्रिंग आपको शायद पता होगा, एक बहुत मशहूर इंडियन फिजिसिस्ट है, उनका नाम है अशोक सेन। तो डॉक्टर अशोक सेन ने काफ़ी काम किया हुआ स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी पे, और आई थिंक मेजर रिजल्ट्स कई सारे जो हैं स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी के वो उनके काम की वजह से आए हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने, बार्टन ज़्यूबैक इटसेल्फ बहुत काम कर चुका है स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी के ऊपर। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करो, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इट क्वांटाइजेज पार्टिकल्स काइंड ऑफ, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट क्वांटाइजेशन। बट व्हेन यू क्वांटाइज फील्ड्स देन इट बिकम्स क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड सेकंड क्वांटाइजेशन। तो अब ये समझ सकते हो कि स्ट्रिंग थ्योरी जब हम स्टडी करते हैं तो वी आर क्वांटाइजिंग स्ट्रिंग्स, तो ये एक तरह से स्ट्रिंग्स की फर्स्ट क्वांटाइजेशन है। तो जब हम स्ट्रिंग फील्ड्स की बात करते हैं तो वी आर क्वांटाइजिंग स्ट्रिंग फील्ड्स, तो एक तरह से ये स्ट्रिंग्स की सेकंड क्वांटाइजेशन है। तो जिस तरह से जितना डिफरेंस डिफिकल्टी के अंदर क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स में है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों पढ़ी हुई है तो यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप इंटरप्रिटेशंस के इशू निकाल दो, वो निकाल दो, कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज मच हार्डर देन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस तरह से समझ लो आपकी स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी भी शायद उतनी ही हार्ड या उससे ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व होने वाले। तो या वहाँ वो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। डू यू फाइंड पॉल स्टाइनहार्ट्स क्रिटिसिज्म ऑन बिग बैंग थ्योरी a genuine and academic criticism? As you know, he was the student of Feynman and a leading cosmologist. So well, इग्नोर कोई नहीं करता उसके क्रिटिसिजम्स को। आई मीन फॉर एग्जांपल उसके ओके, सो पॉल स्टाइनहार्ट जो है, ही वाज वन ऑफ द, वो एक लीडिंग प्रोपोनिस्ट था, प्रोपोनिस्ट मतलब फेवर करता था इन्फ्लेशन थ्योरी को, लेकिन अब वो फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के खिलाफ हो गया है, क्योंकि वो कहता है कि इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशनरी थ्योरी का कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं मिला है हमें अभी तक। और उसकी बात गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गलत कह रहा है, लेकिन आई थिंक क्रीडेंस बहुत ज़्यादा, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी क्रीडेंस बहुत ज़्यादा है। क्रीडेंस का मतलब है कि ओके, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी से आता है, वैसे क्रीडेंस काफ़ी ज़्यादा है मेरी आई थिंक उसके हक में, इन्फ्लेशन के हक में। लेकिन बिग बैंग, आई थिंक हियर्स द थिंग, हियर्स वन ऑफ द थिंग्स, देखो अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि अगर आप टाइम में पीछे जाना शुरू करो, तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि ओके सो कौन सा एरा है बहुत अर्ली यूनिवर्स के अंदर
जिसके बारे में हमें ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ पता है कि हमें जो पता है वो सही है। तो आई वुड से कि इट्स न्यूक्लियोसिंथेसिस। न्यूक्लियोसिंथेसिस वो एरा था जब न्यूक्लियाई जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए थे। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन है सिर्फ। सो प्रोटॉन से जब फॉर एग्जांपल हीलियम न्यूक्लियस बना था, मिसाल के तौर पे, तो आई थिंक उसके ऊपर हमें बड़ा अच्छा कंट्रोल है। बट फॉर एग्जांपल उससे पहले जो अगर मैं जाऊं तो देयर वाज एन एरा जिसको कहते हैं बेरियोजेनेसिस। बेरियोजेनेसिस का मतलब है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने थे, यानी ऑब्वियसली पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनेंगे फिर न्यूक्लियाई बनेंगे ना। तो न्यूक्लियाई जब बने थे उसके बारे में हमें काफ़ी हद तक पता है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी प्रिसाइज प्रिडिक्शंस हैं हमारे पास कॉस्मोलॉजी के अंदर जो कि टेस्टेड भी हैं, ठीक है ना। तो उस पर हमें कंट्रोल हासिल है। बेरियोजेनेसिस के अंदर है जो है वो, उसके बारे में हमें काफ़ी ओके कंपैरेटिवली काफ़ी कम पता है। अगर हम उससे और पीछे जाएं तो हमें और कम पता है, और उससे और पीछे जाएं तो हमें और कम पता है। तो बिग बैंग जो है वो एक टर्म है ऐसी जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टार्ट ऑफ टाइम। बट क्या हमें एग्जैक्टली पता है कि ओके वहाँ पे क्या हुआ था? वी डोंट नो। तो अगर कोई ये कहता है कि हमें पता है कि सबसे पहले जो है बिल्कुल जीरो टाइम पर एक ब्लास्ट हुआ था, जो कि गलत है। बिग बैंग का मतलब ये नहीं कि वो बिग था। बिग इट्स अ क्वांटम फ्लक्चुएशन। तो इट्स नॉट बिग, इट्स नॉट अ बैंग, इट्स जस्ट अ फ्लक्चुएशन। तो एक्चुअली ओके, लेकिन हमें इस डिटेल्स नहीं पता है उसकी। तो हमें बिग बैंग की डिटेल्स पता ही नहीं है सही तरीके से। तो आई डोंट नो कि अगर कोई ये बंदा ये कहे कि बिग बैंग इज रॉन्ग, आई मीन कोई नहीं कह रहा कि बिग बैंग के बारे में हमें बहुत सर्टेनिटी के साथ पता है। तो ये एक टर्म है जो कि हम बोलते हैं फॉर द वेरी स्टार्ट ऑफ टाइम, कि वहाँ पे जो भी हुआ था, बट हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता है, ठीक है ना। सो मुझे सही तरह से पता भी नहीं है कि वो क्या क्रिटिसाइज करता है बिग बैंग के बारे में। इफ़ यू कैन प्रोवाइड मी कि वो क्या कहता है, तो मैं उसके बारे में बात कर Anyway, सकता हूँ। What is machine learning and what is the role of machine learning in string theory? So machine learning, I think, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मशीन लर्निंग पे, लेकिन उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है आई थिंक वो उसकी नेम के अंदर ही आई थिंक छुपी हुई है। वो ये है कि when machine learns to do things, machine learning in string theory, I think कई कई सारी जगह हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज हो रही है स्ट्रिंग थ्योरी को स्टडी करने में। सो मुझे याद है कि मैंने लास्ट जो टॉक सुनी थी ना डॉक्टर आमिर इकबाल की पाकिस्तान में, ही वॉज डूइंग मशीन लर्निंग, अभी भी आई थिंक वो वही कर रहे हैं, बट ही वॉज डूइंग इट टू स्टडी द वैक्यूआ ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। वैक्यूआ जो है वो वैक्यूम का प्लूरल है। तो आपने सुना होगा कि स्ट्रिंग थ्योरी के बहुत सारे वैक्यूआ हैं। तो वो उनको स्टडी करने के लिए मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे थे। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसके लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी। और कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी वैसे इटसेल्फ एक पूरा सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी ना भी स्टडी करो तो यू कैन स्टडी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी ऑन इट्स ओन। तो कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी को स्टडी करने के लिए देयर आर दीज टेक्निक्स जो कि एक डिफरेंट फील्ड के नेम, एक पूरी डिफरेंट फील्ड है उस टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए। उसको कहते हैं कन्फॉर्मल बूटस्ट्रैप। तो वहाँ पे मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस भी हैं जो कि आई थिंक कन्फॉर्मल बूटस्ट्रैप की टेक्निक्स को यूज़ करके लोगों ने की हैं। वहाँ पे न्यूमेरिकल काम होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मशीन लर्निंग बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन कन्फॉर्मल बूटस्ट्रैप पे मेरा एक कॉलीग है जो कि चाहता है काम करना, मेरे एडवाइजर को कुछ हद तक पता है उसके बारे में। अगर आपको बाय द वे इंटरेस्ट है कन्फॉर्मल बूटस्ट्रैप के अंदर, देयर इज दिस पर्सन, उसका नाम है डेविड माइकल डफिन, इस तरह डेविड सिमंस डफिन ऐसा कुछ नेम है आई थिंक उसका। फॉलो दैट पर्सन, क्योंकि आई थिंक वो काफ़ी बड़ा नेम है कन्फॉर्मल बूटस्ट्रैप के अंदर। सर हाउ टू बिकम लाइक यू अब्दुल रफ्तार एंड हम सब सी विद फिजिक्स। अबे यार, आई बी योरसेल्फ, डोंट बी लाइक समवन एल्स, आई मीन कम ऑन। मीन टू से दैट आप लोगों की तरह इतना डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स किस तरह, यार you can be better than us. I mean, I'm sure you can be better than us. I mean, मैंने अपनी लाइफ काफी जाया की हुई है, इट्स फाइन। लेकिन I mean, आप सिर्फ टाइम दो। अगर आपको लगता है कि आप अंडरग्रेड में ओके, यू कैन बी वेरी गुड इन अंडरग्रेड एज वेल। अगर आपको लगता है कि आप अंडरग्रेड में सब कुछ समझ जाओगे या फर्स्ट साल में सब कुछ समझ जाओगे, जो कि कई सारे लोग करते हैं, मैं भी नहीं कह रहा ये, बहुत सारे लोग हैं जो कि अंडरग्रेड में जाते हैं और वो जाते ही लाइब्रेरी में जाके ना रिलेटिविटी पे बुक्स उठा लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पे बुक्स उठा लेते हैं पढ़ने के लिए। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स उनको आती भी नहीं है, वो बहुत जल्दी में होती हैं। बस जल्दी ना करो, गिव योरसेल्फ सम टाइम। और एक चीज़ जो मैंने गलती की है, आई होप कि वो आप ना करो, वो ये है कि डोंट मिस स्टेप्स। आई मीन, अगर आप स्टेप्स खुद नहीं करोगे ना तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। और डोंट मिस एक्सरसाइजेस।
मैं ये आई थिंक मैं अपने कुछ पॉडकास्ट में भी ये बात कर चुका हूँ। मैंने डॉक्टर बाबर कुरैशी के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने ये बात की थी उनके साथ। आई थिंक एक और बंदे के साथ भी मैंने पॉडकास्ट जब किया था, तो मैंने आई थिंक डॉक्टर हुदबा के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो मैंने ये बात की थी। लेकिन अभी रिसेंटली डॉक्टर बाबर कुरैशी के साथ ये बात की थी मैंने कि डोंट मिस एक्सरसाइजेस एंड डोंट मिस स्टेप्स। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका ब्रेन आपको ये कहता है कि अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा ये रीडिंग टाइम जो है वो खा रहा है, लेकिन फिर आप एक पिटफॉल में गिर जाते हो और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये आदत स्टार्ट से ही डाल लो कि डोंट मिस एक्सरसाइजेस। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा कि आप सारी एक्सरसाइजेस करो, एटलीस्ट कुछ तो करो, एटलीस्ट सारी की सारी पढ़ो ज़रूर, एक्सरसाइजेस हैं क्या, करो ना करो वो बात की बात है।